एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम लेके आए हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश है ये 324 से 185 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, तो 324 से 185 ईसा पूर्व तक चला है। और इसके पहले जो था नंद वंश था। अब नंद वंश के बाद जब घनानंद मारा गया तो अब शासन किसका आ गया? मौर्य वंश का आ गया। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है जो 322 से 298 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व तक चला। और ये क्षत्रिय जाति के थे। कौन सी जाति के थे? अगर हम जाति करते हैं तो मौर्य क्षत्रिय जाति के थे। और इनका जो राजधर्म है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो था जैन। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम देखिए। इनके गुरु गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। और ये जो थे बाद में कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अच्छा, चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त की हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इनने एक पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, और ये कहाँ थे? तो ये तक्षशिला के निवासी थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में रहते थे। और इनने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। याद रखना, अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी है और राजनीति से संबंधित है। यानी लिखी काय में है? संस्कृत में, लेकिन है क्या उसमें? राजनीति है। ठीक है, और यह गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में रचित है। मतलब गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचित है। कौन की? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। ठीक है, और चाणक्य की जीवनी परिशिष्ट पर्व है जो किसने लिखी है? हेमचंद ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि चाणक्य की जीवनी है जो परिशिष्ट पर्व पर लिखी है, हेमचंद ने लिखी है। और चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो राजनीति से संबंधित है, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है और संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। उपलब्धि क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की? कि इसने क्या किया था कि सबसे पहले तो यूनानी आक्रमणों को रोका था और देश की रक्षा की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अब देखो मेगास्थनीज की बात आई है तो मेगास्थनीज के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन भेजा किसने था? तो इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जो किसकी है? मेगास्थनीज की है। ठीक है, और इसने क्या किया है? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक इंडिका है उसकी जो लिखी है तो उसमें कुछ भारत के कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और सारे जो है परिदृश्य इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर्स का युद्ध हुआ था 305 में। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त की हो गई थी विजय और सेल्यूकस निकेटर की हो गई थी हार। याद रखना, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, किसका था? सिकंदर का। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए आया था तो इसमें इसकी जब सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई तो फिर इसने क्या किया? इसने एक प्लान बनाया कि अब जब हार हो गई है तो हम समझौता कर लेते हैं। और समझौता करने के बाद, ठीक है, समझौता करने के बाद तो यन के जो गुरु थे चाणक्य, इनने क्या किया कि समझौता तो ठीक है लेकिन पता चली समझौता खत्म हो जाए, तो ऐसा समझौता हम करते हैं जिसमें क्या हो? फायदा हो। तो इनने क्या किया? इनने ऐसी सलाह दी कि एक काम करो, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त से कर दीजिए। अब भाई साहब शादी कर देंगे तो सीधी सी बात है कोई अपनी बेटी का घर कैसे बिगाड़ेगा। इसलिए अब ये क्या करेंगे? युद्ध करेंगे ही नहीं और इसको छोड़ देंगे। ये चाणक्य की रणनीति थी। तो इस कारण से क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी इसका नाम था कर्नेलिया, और कहीं पर हेलेना भी मिलता है। तो कर्नेलिया थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। और युद्ध संधि के शर्तों के अनुसार उसने 4 प्रांत और दे दिए चंद्रगुप्त को। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये जो 4 शहर थे चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दहेज में दे दिए? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां पर हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, याद रखना, श्रवणबेलगोला में। कहां पर? श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं जो 298 ईसा पूर्व यानी बीसी में संलेखना प्रक्रिया के द्वारा इनने अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने दी थी। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हैं
इंपोर्टेंट फैक्ट थे और ये इंपोर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, सिकंदर की, क्योंकि सिकंदर बीच में नाम आया था सिकंदर का, तो सिकंदर की बात कर देते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो यहाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में खत्म हो गए, मतलब ये चले गए, तो अब इसके बाद इनका पुत्र हुआ के बिंदुसार, और बिंदुसार 298 से 273 के बीच में शासक बना। ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में सिकंदर का नाम आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का कह सकते हैं सेनापति, सॉरी राजा था। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिकंदर के बारे में देखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये है जो 323 ईसा पूर्व तक जीवित रहा, और कह सकते हैं थोड़ी सी उम्र में इसने भारत विजय का अभियान चलाया, कह सकते विश्व विजय का अभियान चलाया, और ये 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके पहले हम बात करते सिकंदर की, तो सिकंदर के देख लीजिए, सबसे पहले इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इसके पिता का, सिकंदर के पिता का नाम है फिलिप, और याद रखना फिलिप जो था यह मकदूनिया के शासक था, और कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, मतलब कह सकते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, और इसका सेनापति कौन था, तो याद रखना सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और जल सेनापति कौन था, नराकस था। यहाँ पर देखिए जल सेनापति का नाम किस लिए लिया गया है, क्योंकि जल सेनापति का इसलिए लिया गया है कि जब क्या हुआ था, ये भारत आया था सिकंदर, तो उस समय जब ये पंजाब पहुंचा, भारत के किस हिस्से में, जब पंजाब पहुंचा, तो पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया, जिसका नाम हम कह सकते हैं युद्ध का हाइडे स्पीच का युद्ध, या झेलम विस्तृता का युद्ध। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर क्या था कि सिकंदर की जो सेना थी, जब ब्यास नदी के पार पहुंची, तो उसने यहाँ आने, मतलब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी की पश्चिमी जाने से मना कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण क्या था कि यहाँ पर था घनानंद, तो इनको ऐसा लग रहा था कि घनानंद क्या करेगा, इन सबको मार देगा, तो इसी कारण से इनकी सेना ने उसे पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और इसके बाद भारत कह सकते हैं भारत विजय, सॉरी यहाँ पर क्या है, दुआ नहीं है, ये आपका भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में चला। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में कह सकते हैं, सॉरी 26 में ही चला था। ठीक है, कब चला था, 26 में ही चला था भारत विजय अभियान। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई, बस इतना आप लोग याद रखना। इसका एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम था बाउकेफला, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसा दिया था। बाकी इसमें और ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। तो बिंदुसार का शासनकाल आप लोग देख सकते हैं 298 से 273 ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व में इनका कह सकते हैं शासनकाल चला। अब सबसे पहले देखिए आप, बिंदुसार को उपाधि क्या दी गई है, तो बिंदुसार को उपाधि है अमित्रघात या शत्रु विनाशक। किसको, बिंदुसार को। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी था, ये चीज आप याद रखना, और मगध की गद्दी पर बैठ गया था। इसे क्या बोलते हैं, अमित्रघात ही बोला जाता था, अमित्रघात, और शत्रु विनाशक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बिंदुसार के काल में तक्षशिला विद्रोह। अब इसके बाद देखिए, बिंदुसार के काल में अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि बिंदुसार के शासनकाल के समय जो अशोक था वो कहाँ का राज्यपाल था, अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। और बिंदुसार के काल में कह सकते हैं दो एक चीज हुई थी, जो है तक्षशिला विद्रोह। ठीक है, और तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए इनने क्या किया था, सुसीम और अशोक को भेजा था, और इन दोनों ने क्या किया था, तक्षशिला का विद्रोह दबा भी लिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो याद रखना बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। ठीक है, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस ही है। अब हम बात करते हैं डायमेकस की, तो ये मिस्र के राजा
टॉलमी ने भेजा था। मिस्र के राजा थे टॉलमी ने भेजा था और बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक है, क्या क्या मांग की थी? सूखे अंजीर, मीठा मदरा और दार्शनिक। इन 3 चीजों को मंगाया था सीरिया के राजा से ने मांग की थी। और सीरिया के राजा ने अपने राज्य नियमों का उल्लेख करते हुए दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। इनने कहा भाई साहब ऐसा हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि ये हमारे जो शासन है, नियम कानून है, उनके अनुसार ये उल्लेख गलत है। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था कि बिंदुसार जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार हम कह सकते हैं ये आपका अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, किसका था? अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। और ये वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार ने कहा है। ठीक है, अब अजीबक की हम बात करते हैं तो अजीबक के संस्थापक कौन है? अजीबक से हम बात है गोशाल। ठीक है, संस्थापक कौन है? गोशाल। बस यही है और ज्यादा इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो बिंदुसार का यहाँ पर शासनकाल खत्म होता है और बिंदुसार के बाद अब इसका यहाँ के बाद उदय होता है सम्राट अशोक या महान सम्राट अशोक। ठीक है, जिनका शासनकाल स्टार्ट होता है बिंदुसार के बाद। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक रहे हैं और ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है।